Good morning, everyone. Uh, in this video, we are going to study about the design of a stable channel in India, right? So कल हम लोगों ने जो कनाल की डिज़ाइन कनाल के बारे में पढ़ा था कि कनाल से कैसे हम लोग इरिगेशन करते हैं, क्या क्या डिज़ाइन कंडीशन होती है जिनको फॉलो करके हम लोग कनाल की डिज़ाइनिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं, राइट? सो आज हमको क्या है कि जो डिज़ाइनिंग का पोर्शन है वो देखना है कि हम लोग जो कनाल को डिज़ाइन करेंगे वो कैसे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो है कनाल की डिज़ाइनिंग के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड है हमारे पास कैनेडी का और सेकंड मेथड जो है वो है लेसीज मेथड। राइट, सो कैनेडी का मेथड है और लेसी का मेथड है। दोनों मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, कनाल की डिज़ाइनिंग करते हैं। तो कनाल के डिज़ाइनिंग में हमें जो है कुछ डिज़ाइन स्टेप को फॉलो करना है। उस डिज़ाइन स्टेप के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जो कनाल की डायमेंशन होगी उस डायमेंशन को, जैसे कि हमारा विड्थ हो गया, कनाल का डेप्थ हो गया, वो सब हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, ठीक है? तो बिफोर वी स्टार्ट टू कैनेडी मेथड, उसके पहले जो हम लोगों ने जो कल कुछ डिज़ाइन कंडीशन को पढ़ा था कि जो हमारा कनाल है, जब हम लोग कनाल को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा सेडिमेंट का लोड है जो हमारा रिवर से आ रहा है, क्योंकि जो हम कनाल को कंस्ट्रक्ट करते हैं वो क्या कब कहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो हम लोग रिवर के अक्रॉस में हम लोग कनाल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और कनाल क्या होता है, एक आर्टिफिशियल चैनल है जो क्या करता है, जो हमारा वाटर होता है उसको रिवर से एग्रीकल्चरल लैंड की तरफ क्या करता है, डाइवर्ट करता है, ठीक है? तो जो हमारे रिवर में लोड होते हैं, सस्पेंडेड लोड होते हैं, जो सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि जो हमारी फ्लोइंग वेलोसिटी होती है, जब पानी हमारा कनाल में एंटर करता है तो जो उसकी फ्लोइंग वेलोसिटी होती है उसमें सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल भी रिवर के साथ साथ क्या होते हैं, कनाल में आते हैं, ठीक है? तो वो जब कनाल में आएंगे तो उसमें जो सिल्ट और सेडिमेंट के लोड होते हैं वो क्या होता है कि वो धीरे धीरे जो है हमारा वेलोसिटी के इफेक्ट की वजह से, क्योंकि क्या है कि जो हमारा कनाल का सरफेस होता है और जो उसमें फ्लोइंग वाटर होता है वो दोनों में क्या होता है, आपस में फ्रिक्शन जनरेट होता है, ठीक है? तो वो जब फ्रिक्शन जनरेट होता है तो जो भी हमारे सेडिमेंट्स के पार्टिकल होते हैं, जो सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल हैं, वो क्या होते हैं, कंटिन्यूसली जो है वो मूवेबल होते हैं, ठीक है? वो जो है वो मूव करते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी हमारे सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल जो रिवर से कनाल की तरफ एंटर कर रहे हैं वो क्या हो, कहीं भी किसी भी कंडीशन में वो बिल्कुल भी सेटल डाउन ना हो। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि सिल्टिंग या फिर स्काउरिंग, इन दोनों में से कोई भी एक फिनोमिना जो है वो अकर करे, ठीक है? क्योंकि सिल्टिंग और स्काउरिंग, अगर इन दोनों में से कोई भी एक फिनोमिना होगी तो फिर ऐसे में क्या होगा कि जो हमारा कनाल है वो कनाल का जो हम डायमेंशन बनाते हैं, जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, क्योंकि कनाल को जब भी कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या होता है कि उसका जो डायमेंशन होता है हमारा वो फिक्स होता है, ठीक है? उसका जितना भी रिजर्वायरिंग उसकी कैपेसिटी होती है, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो भी फिक्स होती है। लेकिन क्या है कि मान लीजिए सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल जब रिवर से कनाल की तरफ डाइवर्ट करेंगे तो कनाल में क्या होगा, वो पानी एंटर करेगा, और जब पानी एंटर करेगा तो उसमें सिल्ट और सेडिमेंट का लोड होगा, और अगर सिल्ट जो है वो हमारा नीचे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, तो जब वो नीचे जब डिपॉजिट होता है, ठीक है, तो हमारी जो डेप्थ होती है वो वेरिएट करने लगती है, वो बदल जाती है, ठीक है? तो अगर डेप्थ का वेरिएशन आने लगेगा या मान लीजिए और वेलोसिटी अगर हमारी ज़्यादा हो गई तो हम लोगों ने कल पढ़ा तो फिर क्या होगी, स्काउरिंग होने लगेगा, सरफेस को हिट करेगा, और सरफेस को जब हिट करने लगेगा तो क्या होगा, स्काउरिंग की फिनोमिना होगी। और स्काउरिंग में क्या होता है, जैसे जो भी हमारे नॉर्मली जो चैनल होते हैं वो सारे के सारे जो कनाल बने होते हैं वो लगभग वो अलूवियल कनाल होते हैं, मतलब वो ग्राउंड फॉर्मेशन के बने हुए हैं, चाहे वो सिर्फ आपका सैंड का बना हुआ हो, मतलब सॉरी सॉइल का बना हुआ हो, या ग्रेवल का हो, या फिर हमारा बोल्डर्स का यूज़ करके हो। तो फिर जैसे ही हमारी फ्लोइंग वेलोसिटी ज़्यादा होगी और वो बाउंड्रीज को हिट करेगा, तो बाउंड्रीज को हिट करने के बाद क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तेजी वेलोसिटी से अगर वो बाउंड्री को हिट करता है तो ऐसे कंडीशन में जो भी हमारा बाउंड्री मान लीजिए ऐसे बना हुआ है और यहाँ पे बोल्डर्स अटैच हैं, तो ये जब हमारे बोल्डर्स पे पानी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज हिट करेगा इस सरफेस को, तो ऐसे में क्या होगा, जो भी यहाँ पे पार्टिकल होंगे, जो भी ये हमारी बाउंड्रीज जिस भी चीज़ की बनी होगी वो क्या होगी, डिटैच होने लगेगी, ये उखड़ के बाहर आने लगती है, ठीक है?
तो इसकी वजह से होता क्या है कि जब वो बाहर आने लगती है तो हमारा ये जो डेप्थ और विड्थ है ये जो है वो हमारा क्या हो जाता है, चेंज होने लगता है। ठीक, तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सिल्टिंग या फिर स्काउरिंग के फिनोमिना जो है वो हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिजाइन कंडीशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो रिजाइन कंडीशन क्या होती है, रिजाइन कंडीशन का मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल एंटर कर रहे हैं, जितना भी चार्ज आ रहा है वो चार्ज हमारा कांस्टेंट हो। ठीक है, और वो चार्ज को हम लोग कांस्टेंट कैसे करेंगे, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे पार्टिकल अंदर आ रहे हैं वो बिल्कुल भी स्टेबल ना हो, उसमें वो सस्पेंडेड फॉर्म में अंदर आए और सस्पेंडेड फॉर्म में ही वो बाहर भी चले जाएं। वो किसी भी तरीके से उसमें क्या हो, सिल्टिंग की फिनोमिना ना हो, वो बिल्कुल भी जो है वो सेटल डाउन ना हो। तो जैसे जो हमारा फ्लोइंग वाटर होता है और जो हमारी कनाल की सरफेस होती है, तो सरफेस और फ्लोइंग वाटर के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। और इस फ्रिक्शन के जनरेशन की वजह से क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा कनाल है, जैसे जो हम लोग कनाल कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉर्मली वो हम लोग ट्रेपेजॉइडल शेप का करते हैं क्योंकि ये हमारा सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारा ये पानी जो है इस कनाल के अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो जब ये सरफेस को हिट करेगा, सरफेस से जब ये पानी हमारा जो है वो टकराएगा, तो ऐसे में क्या होगी, फ्रिक्शन जनरेट होगी। तो जो भी हमारे सेडिमेंट्स के पार्टिकल हैं, तो जब फ्रिक्शन जनरेट होगी तो जो ये हमारा सरफेस है, यहाँ सरफेस से क्या जनरेट होता है, एडीज जनरेट होती है। ठीक है, भंवर जैसा जनरेट होगा, एडी जनरेट होगी। और ये जो एडीज जनरेट होती है वो किस तरह से जनरेट होती है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है इनका। एडीज का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, जब एडीज जो है वो हमारी ऊपर की तरफ जनरेट होती है, जो भंवर है जब ये इसको हिट करेगा तो ये जो होगा जंप करेगा, उसकी वजह से एडीज का फॉर्मेशन होगा। और एडीज के फॉर्मेशन से एक चीज इंश्योर हो जाएगी कि जो भी हमारे सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल हैं वो यहाँ नीचे जो है वो जमा नहीं होने देगा। ठीक है, तो हम यही चाहते हैं कि एडीज का जनरेशन जो है वो सरफेस से होता रहे ताकि जो भी हमारे सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल हैं वो इकट्ठा जो है वो ना हो। ठीक है, तो डिजाइन कंडीशन में सबसे बड़ी चीज को हम जो हम लोग क्या फॉलो करना होता है कि जो भी हमारी फ्लोइंग वेलोसिटी है, कल हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी था कि जो फ्लोइंग वेलोसिटी होगी उसको जो है हमको किससे मेंटेन करना है, क्रिटिकल वेलोसिटी से। ठीक है, फ्लोइंग वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी से मेंटेन करना है। जब हम लोग इसकी डिजाइनिंग पढ़ेंगे, फ्लोइंग वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी को v0 से। तो ये जो v की वैल्यू आएगी हमारी, इसको v0 के बराबर अगर है तो इसका मतलब है कि हमारा जो डिजाइनिंग है वो सही है और चैनल जो होगा वो हमारे किस फॉर्म में होगा, स्टेबल फॉर्म में होगा। लेकिन यही अगर हमारी जो फ्लोइंग वेलोसिटी है, जो फ्लोइंग वेलोसिटी है अगर वो जो है वो हमारी ज़्यादा हो गई इन कंपैरिजन टू क्रिटिकल वेलोसिटी, तो ऐसे में क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी से फ्लोइंग वेलोसिटी ज़्यादा है तो फिर इसमें क्या होगा, स्काउरिंग की फिनोमिना होगी, स्काउरिंग जनरेट होगा। ठीक है, तो जो भी हमारे आपके फ्लोइंग वाटर है, वो फ्लोइंग वाटर जब भी बाउंड्रीज को हिट करेगा तो ऐसे में क्या होगा, जब बाउंड्रीज को हिट करेगा तो जो भी उसके ग्राउंड फॉर्मेशन से वो बना हुआ है वो सारे क्या होंगे, डिटैच होने लगेंगे पार्टिकल। तो डिटैच होने लगेंगे तो जो हमारा बाउंड्री होगा वो बाउंड्री अफेक्ट होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्काउरिंग। और अगर यही जो कंडीशन हमारी ये हो जाती है कि फ्लोइंग वेलोसिटी जो है, फ्लोइंग वेलोसिटी अगर लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी है, ठीक है, फ्लोइंग वेलोसिटी इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, तो फिर ऐसे में क्या होगा, सिल्टिंग होगा। ठीक है, यानी कि जब हमारा जो कनाल में जो फ्लोइंग वेलोसिटी आ रही है, रिवर्स से पानी डाइवर्ट हो रहा है, अगर वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हुई तो हम धीरे धीरे पार्टिकल्स जो हैं, जो हमारे सस्पेंडेड फॉर्म में सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल हैं, वो क्या होंगे, धीरे धीरे सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्टिंग प्रोसेस। ठीक, तो हम नहीं चाहते हैं कि सिल्टिंग हो या फिर स्काउरिंग हो, तो फिर ऐसे में क्या करना होगा, हमको फ्लोइंग या मीन वेलोसिटी को किसके बराबर रखना होगा, क्रिटिकल वेलोसिटी की। ठीक है, यही हमारा जो मेन पर्पस है कि हमको फ्लोइंग वेलोसिटी को किससे मेंटेन करना है, क्रिटिकल वेलोसिटी से। और अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई तो ये रिज्म कंडीशन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो रिज्म कंडीशन में कुछ जो है हमारे कंडीशन है, जैसे पहला कंडीशन तो ये है कि जो भी हमारे सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल आ रहे हैं, वो सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल जो हैं वो बिल्कुल भी क्या हो, कॉन्स्टेंट हो। ठीक है, सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल कांस्टेंट हो, मतलब जितना हमारा सिल्ट एक्स्ट्रा सिल्ट और सेडिमेंट जो है वो जनरेट ना हो, चाहे वो सिल्टिंग के माध्यम से या फिर स्काउरिंग के माध्यम से। मतलब जितना भी वाटर हमारा रिवर से आ रहा है, वो रिवर से वाटर जब अंदर एंटर करेगा कनाल में तो वो सस्पेंडेड फॉर्म में हो, और जब वो एग्जिट करे तो भी वो सस्पेंडेड फॉर्म में ही रहे, उसका सेटलमेंट ना हो। और स्काउरिंग से
एक्स्ट्रा सिल्ट भी जनरेट ना हो। तो पहली रिज्म कंडीशन तो हमारी ये हो गई कि सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल शुड बी कांस्टेंट। सेकंड जो हमारा कंडीशन है वो ये है कि डिस्चार्ज भी हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, डिस्चार्ज में भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक रिज्म कंडीशन हमारी ये हो गई, ठीक। तो नेक्स्ट जो है वो हम डिज़ाइन में सबसे पहले हम लोग मेथड पढ़ेंगे कैनेडी का मेथड, कैनेडीज मेथड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैनेडी मेथड में। तो कैनेडी जो थे वो हमारे एक साइंटिस्ट थे और ये जो थे वो PWD में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे इन 1895, ठीक है। 1895 में कैनेडी जो थे वो PWD इंजीनियर थे पंजाब में, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। तो इन्होंने क्या किया कि एक स्टडी की, स्टडी किस पे किया, एक कनाल पे, कनाल का नाम था हमारा अपर बारी दोआब कनाल, अपर बारी दोआब कनाल सिस्टम, ठीक है। इस कनाल पे इन्होंने क्या की थी, स्टडी की थी, ठीक है। तो इस पे स्टडी करके उन्होंने जो फॉर्मूला जनरेट किया था क्रिटिकल वेलोसिटी का, क्योंकि हम बार बार इस चीज़ को पढ़ रहे हैं कि फ्लोइंग वेलोसिटी को मेंटेन करना है क्रिटिकल वेलोसिटी से, तो क्रिटिकल वेलोसिटी को उन्होंने क्या किया था, कंप्यूट किया था इस पर्टिकुलर कनाल सिस्टम पे जो है स्टडी करके, ठीक है। तो जो उन्होंने क्रिटिकल वेलोसिटी का जो एस्टिमेशन किया था वो इस पर्टिकुलर जो है अपर बारी दोआब कनाल पे किया था। और इसमें उन्होंने क्या किया था, रिज्म कंडीशन को लेके चले थे कि रिज्म कंडीशन को जो है वो जो हमारा ये कनाल सिस्टम है वो उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसमें जो भी हमारे रिज्म कंडीशन है उनको सेटिस्फाई कराया और उसके बाद से क्या किया, जो हमारे क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को जनरेट किया। उसके बाद से एक तो इन्होंने पर्टिकुलर इसी कनाल सिस्टम पे ही स्टडी की थी और उसका फॉर्मूला निकाला, लेकिन उसके बाद एक ओवरऑल जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकाला क्रिटिकल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का। उसके बाद वो जो फॉर्मूला था हमारा वो किसी भी कनाल सिस्टम पे एप्लीकेबल था, ठीक है। तो जब हम क्रिटिकल वेलोसिटी को निकालेंगे तो क्योंकि हमारा जो मेन चीज़ है वो क्या हम देखते आ रहे हैं कि हमें मीन वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी से मेंटेन करना है, तो हमें मीन वेलोसिटी भी पता होनी चाहिए और साथ ही साथ हमको क्रिटिकल वेलोसिटी भी पता होनी चाहिए। दोनों वेलोसिटी अगर हमको नोन होगा तो ही हम जो है उसकी डिज़ाइनिंग को सेटिस्फाई कर पाएंगे और हम ये एस्टिमेट कर पाएंगे कि जो चैनल है हमारा वो स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए हमको ज़रूरी है कि हम जो है दोनों वेलोसिटीज़ को मेंटेन रखें और ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये दोनों जो होंगे एक दूसरे के इक्वल होंगे या नियरली इक्वल होंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, अपर बारी दोआब कनाल पे एक स्टडी की, ठीक है। और ये जो स्टडी थी इसमें इन्होंने क्या देखा कि जो सिल्टिंग और स्काउरिंग की फिनोमेना है वो बिल्कुल भी ना हो, और जो स्टडी की थी इन्होंने वो लगभग जो किया था 25 से 30 ईयर के लिए किया था। 25 to 30 ईयर की स्टडी को इन्होंने क्या किया था, उस पर एस्टिमेट किया था, राइट। तो यहाँ से जो इन्होंने फॉर्मूला निकाला, तो सबसे पहले तो ये था हमारा कि जैसे मान लीजिए ये अगर हमारा कोई कनाल सिस्टम है, ठीक है, तो ये जो कनाल होगा वो हमारा इसका कुछ ना कुछ साइड स्लोप होगा, ठीक। तो ये हॉरिजॉन्टल इज टू वर्टिकल का ये कुछ साइड स्लोप होगा और ये जो होगी हमारी क्या होगी, उस कनाल की विड्थ होगी, ठीक है। तो इस पे इन्होंने ये देखा कि जो हमारे एडीज का जनरेशन हो रहा है, एडीज का जो जनरेशन होगा वो एडीज का जनरेशन कैसे होगा, वर्टिकली, ठीक। और ये वर्टिकल जनरेशन कब होगा, जैसा कि इसके पहले हमने बताया था कि जब भी हमारा फ्लोइंग वाटर आएगा, तो जो हमारा फ्लोइंग वाटर है कनाल सिस्टम के अंदर, जब वो हमारा सरफेस से टकराता है कनाल के, तो इन दोनों में क्या होती है, फ्रिक्शन का जनरेशन होता है। तो जब ये फ्लोइंग वाटर इस सरफेस से टकराएगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा और उस फ्रिक्शन के जनरेशन के कारण यहाँ से क्या जनरेट होगी, एडीज, ठीक है, भंवर जो है वो जनरेट होगी। और इसकी वजह से क्या होगा, अगर हमारे कुछ पार्टिकल्स जो हैं, कुछ तो सस्पेंडेड फॉर्म में ऑलरेडी होंगे इसमें जो सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल होंगे, और कुछ पार्टिकल अगर मान लीजिए कि वो नीचे जो है वो जाके जमा हो गए हैं यहाँ पे सिल्टिंग के माध्यम से, तो ऐसे में क्या होगा, जब जब एडीज आएंगे तो जो भी हमारे यहाँ पे पार्टिकल्स जो है सिल्ट और सेडिमेंट के जमा होंगे, एडीज की वजह से ये क्या होंगे, लिफ्ट अप हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक। तो वापस से ये कहाँ पहुँच जाएंगे, सस्पेंशन के फॉर्म में, ठीक है। तो इस पूरे चैनल को स्टेबल बनाने के लिए ज़रूरी है कि इसमें क्या हो,
रेगुलरली जो है वो एडीज का जनरेशन जो है वो होता रहे, ठीक है। तो इस एडीज का जनरेशन जो था वही जो हमारे कैनेडी का जो था वो मेन जो स्टडी थी इसमें, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, क्रिटिकल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला निकाला, और ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो है v नॉट बराबर 0.55 d होल टू द पावर d टू द पावर 0.64, ठीक है। ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो इन्होंने एस्टिमेट किया था ये सिर्फ और सिर्फ अपर बारी दोआब कनाल के लिए ही था, ठीक है। ये जो v नॉट है, यहाँ पर v नॉट क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक। v नॉट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, और ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो किसमें है, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, और ये जो हमारा d है वो d जो है वो क्या है, डेप्थ है कनाल का, और वो जो डेप्थ है वो कितना है, डेप्थ जो है वो मेजरमेंट किया गया किसमें, मीटर में, ठीक। तो ये जो इन्होंने वेलोसिटी का फॉर्मूला जनरेट किया था वो वेलोसिटी का फॉर्मूला v नॉट बराबर 0.55 d टू द पावर 0.64, और ये जो था वो सिर्फ और सिर्फ अपर बारी दोआब कनाल के लिए था। अभी क्या करेंगे, जब एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला इन्होंने जब कैलकुलेट किया तो वो जो हमारा जनरलाइज्ड फॉर्मूला था वो हो गया v नॉट बराबर 0.55 m d टू द पावर 0.64। यहाँ पे इन्होंने एक नया जो टर्म था वो इंट्रोड्यूस किया, स्मॉल m। तो जो स्मॉल m है हमारा वो क्या है, स्मॉल m इज क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। स्मॉल m इज क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, इसको हम लोग CVR भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो, तो इसमें जो हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, क्रिटिकल वेलोसिटी का जो जनरलाइज फॉर्मूला है वो क्या हो गया, 0.55 m d टू द पावर 0.64, जहाँ पे m जो था वो क्या हो गया, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। तो ये जो हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो CVR है, इसको हम लोग कैसे एस्टिमेट किया, ये जो फैक्टर है हमारा वो कैसे आया। तो जैसे जिस भी कनाल, जो भी कनाल है, सपोज जिस भी कनाल के लिए हम लोग डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो वो जो कनाल होगा हमारा जिस भी टाइप ऑफ सॉइल से पास करेगा, तो उसके लिए टाइप ऑफ सॉइल और सिल्ट जो भी हमारे पास करेगा जो कनाल, उसके लिए इन्होंने क्या किया था, m फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो m जो था वो क्या हो गया, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। तो m की जो वैल्यू है वो नॉर्मली क्या होती है, जब हम लोग डिजाइनिंग करेंगे, डिजाइन प्रोसीजर में भी जब हम देखेंगे तो m की वैल्यू नॉर्मली हमको दी रहती है, नहीं दी रहती तो उसके पास हमारे पास उसके लिए एक टेबल है, वहां से हम लोग क्या करें, m की वैल्यू को जो है वहां से ले लेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी का टर्म जो बार बार जो है हमको जिससे मेंटेन करना है, कैनेडी के मेथड में हमें ये क्रिटिकल वेलोसिटी, और उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी मीन वेलोसिटी होती है, जो फ्लोइंग वेलोसिटी है, उसको क्या करेंगे, पता करेंगे, और इन दोनों को फिर हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करके देखते हैं कि दोनों की वैल्यूज जो है वो इक्वल आ रही हैं कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये जो हमारा कैनेडी का मेथड है और जो डिजाइन है, वो टोटल जो डिजाइनिंग है हमारी वो हिट एंड ट्रायल प्रोसेस पे है। आगे अभी हम जब इसकी डिजाइनिंग करेंगे तो देखेंगे कि जो टोटल हमारा प्रोसीजर है वो हिट एंड ट्रायल पर है, और जब हम लोग कंप्यूट करते हैं तो अगर हमारी वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर फ्लोइंग वेलोसिटी अगर नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल डेप्थ को वेरिएट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा टर्म हो गया। अब हम देखेंगे कि अगर m की वैल्यू है तो m की वैल्यू को हमें कैसे लेना है, ठीक है। तो जो हमारा टाइप ऑफ सॉइल होगा उस टाइप ऑफ सॉइल पे m की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी, ठीक। तो इसके लिए एक टेबल है, टाइप ऑफ सिल्ट वर्सेस वैल्यू ऑफ m। तो अगर हमारा सैंड कोर्सर देन द स्टैंडर्ड, value of m will be lie between 1 to 1.2, and if sand finer than the standard, then the value of m will lie between 1 to 0.7, ठीक है।
तो ये जो है हमारा टाइप ऑफ सिल्ट पे m की जो वैल्यू है, CVR की वैल्यू जो है वो कैसे डिफाइन होगी। अगर जो हमारा सैंड है वो स्टैंडर्ड से कोर्सर है, बड़ा है, तो 1 से 1.2 के बीच में, और अगर फाइनर है तो 1 से 0.7 के बीच में। नॉर्मली क्या होता है कि हमको जो m की वैल्यू है CVR की वो हमारी गिवन होती है, ठीक है। तो वो वैल्यू जो होगी वो हमारी नॉर्मली तो गिवन होगी, और नहीं गिवन होगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 1 के इक्वल मान के लेके चलते हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है लेकिन 1 के इक्वल मान के चलेंगे m की वैल्यू को, और वहां से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये जो टर्म था हमारा कैनेडी मेथड में क्रिटिकल वेलोसिटी का और जो है हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, ये दोनों हम लोगों ने देखा। अभी हमको क्या देखना है उसमें, डिजाइन प्रोसीजर। डिजाइन प्रोसीजर ठीक है। डिजाइन प्रोसीजर में कैनेडी से अगर हमें डिजाइन करना हो कनाल सिस्टम का, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो भी डेटा हमारा गिवन होता है, ठीक है। तो एक तरफ मैं लिख रही हूँ डेटा गिवन। कौन कौन से डेटा जो है वो नॉर्मली हमें गिवन होते हैं, तो सबसे पहले तो हमें डिस्चार्ज गिवन होता है। डिस्चार्ज की जो वैल्यू होगी वो हमको गिवन होगी। डिस्चार्ज को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, तो ये जो हमारी Q की वैल्यू होगी वो गिवन होगी। दूसरा जो हमें गिवन वैल्यू होती है वो होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, ये जो वैल्यू होगी S, ये भी हमें गिवन होगा। और थर्ड वैल्यू हमारी किसकी, रोगोसिटी कोएफिशिएंट। रोगोसिटी कोएफिशिएंट, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं कटर्स कोएफिशिएंट। ये जो वैल्यू होगी इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल N से। ये जो वैल्यू होगी हमें गिवन होगी, ठीक है। उसके अलावा जब हम CVR की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता है कि जो हमारी क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो यानी जो m की वैल्यू है वो हमें क्या है, 1 के बराबर होनी चाहिए, ठीक। ये 1 के बराबर कैसे होगी, अगर हमारा फ्लोइंग वेलोसिटी जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर है तो v/v0 कर देंगे, हमें m की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो की। और अगर ये दोनों इक्वल होगी तो फिर ये जो वैल्यू होगी m की वो क्या हो जाएगी, 1, ठीक। और अल्टीमेटली हमको चाहिए यही कि ये दोनों जो है इक्वल हो या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो, और ये जो CVR की वैल्यू हो जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर। तो ये जो हमें कुछ डेटा होगा वो गिवन होगा, डिस्चार्ज गिवन होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप गिवन होगा, कटर्स कोएफिशिएंट पता होगा हमें, और क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो पता होगा, ठीक है। नॉर्मली जो हम लोग साइड स्लोप लेके चलते हैं, साइड स्लोप ये लेके चलते हैं हॉरिजॉन्टल 1/2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, ठीक है। क्योंकि जो हम लोग कनाल को कंस्ट्रक्ट करते हैं वो नॉर्मली इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के लिए ट्रापेजॉइडल शेप ऑफ कनाल लेके चलते हैं, और उसके लिए जो हम लोग साइड स्लोप रखते हैं वो क्या रखते हैं, 1/2 हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, ठीक है। तो ये जो कुछ डेटा होता है हमारा वो गिवन होगा, क्या क्या गिवन होगा, डिस्चार्ज, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, रोगोसिटी कोएफिशिएंट, कटर्स जिसको हम लोग कटर्स कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो गिवन होगा, और साइड स्लोप अगर हमें दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो अपने मन से क्या मान के चलेंगे, हाफ हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारा डिजाइन प्रोसीजर है, कैसे कैसे हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले है हमारा स्टेप 1। स्टेप 1 में सबसे पहले हमें क्या लेना है, ट्रायल डेप्थ। तो टेक अ ट्रायल डेप्थ, टेक अ ट्रायल डेप्थ D।
जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जो कैनेडी मेथड है हमारा, वो कैनेडी मेथड पूरी तरीके से क्या है, हिट एंड ट्रायल प्रोसेस पे बेस्ड है, ठीक है। तो अगर हमें क्वेश्चन में ट्रायल डेप्थ जो है वो दिया, मतलब एक वैल्यू हमें गिवन होगी और दूसरी वैल्यू हमें उसी की हेल्प से पता करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायल जो है लेके चलेंगे वैल्यू को। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी ट्रायल डेप्थ होती है, ट्रायल डेप्थ जो है हमारी, उसको हम लोग मान के चलते हैं क्या, डी, ठीक। तो ये जो हमारी ट्रायल डेप्थ है वो हमको लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में हमको गिवन होता है ट्रायल डेप्थ तब तो ठीक है, वो जो ट्रायल डेप्थ हमको वैल्यू दी रहेगी डी की, वो हम लेके चलेंगे। लेकिन अगर इन केस हमें ट्रायल डेप्थ की वैल्यू नहीं पता है तो फिर ऐसे में हम लोग डी की वैल्यू जो है वो 2 मीटर मान के चलते हैं, ट्रायल डेप्थ लेनी पड़ेगी तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर मान के चलेंगे और उसके बाद इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में हमको दिया रहेगा तो जो भी वैल्यू हमें ट्रायल डेप्थ की दी रहेगी वही हम लोग वैल्यू मान के चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये जो ट्रायल डेप्थ जो है वो डी मीटर का मान लिया सबसे पहले स्टेप 1 में। तो जो भी वैल्यू गिवन होगा वो ले लेंगे, नहीं तो फिर क्या लेके चलेंगे, डी बराबर 2 मीटर, ठीक। उसके बाद से हमें क्या निकालनी है, critical velocity, to determine the critical velocity, determine the critical velocity, v नॉट की वैल्यू जो है अब हमें कैलकुलेट करनी है स्टेप 2 में, ठीक है। v नॉट की वैल्यू को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और ये जो v नॉट की वैल्यू है स्टेप 2, ये जो v नॉट की वैल्यू है उसके लिए हम लोगों ने अभी इक्वेशन निकाला था, v नॉट बराबर 0.55 m d टू द पावर 0.64। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, v नॉट यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी जो है वो निकालेंगे, ठीक है। ये जो हमें v नॉट मिलेगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा, है ना। और जो हमारा d है ट्रायल डेप्थ, ये जो हमारी ट्रायल डेप्थ है, तो हमने जो यहाँ पे ट्रायल डेप्थ मानी थी उसी को हमें इसमें रखना है। m जो CVR हमें जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो m की वैल्यू ले लेंगे, ट्रायल डेप्थ जो यहाँ पे माने हैं वो ले लेंगे और इसकी हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे, v नॉट क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। फिर स्टेप 3, स्टेप 3 में हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्टेप 3 में हमें क्या करना है, डिस्चार्ज इक्वेशन का यूज करना है, Q इज इक्वल टू ए इंटू वी, ठीक है। इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एरिया को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एरिया को फाइंड आउट करेंगे Q इज इक्वल टू वी इंटू ए से। तो V जो है वो हमारा क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी यानी कि यहाँ पे V की जगह पे हमने क्या रखा हुआ है, V नॉट इंटू ए, ठीक। Q इज इक्वल टू ए इंटू वी, ये हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं डिस्चार्ज इक्वेशन। जो Q है हमारे डिस्चार्ज, वो तो हमको ऑलरेडी गिवन रहता है क्वेश्चन में, Q की वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी। V नॉट की वैल्यू हमने स्टेप 2 में कैलकुलेट की और फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एरिया की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे स्टेप 3 से, ठीक। इसमें नीचे लिख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। उसके बाद स्टेप 4, स्टेप 4, अब क्या है कि जो हमने स्टेप 3 में एरिया निकाला हुआ है, अब जब हम टोटल एरिया निकालेंगे तो उस स्टेप 4 में हमें क्या निकालनी है, जो हमें पर्टिकुलर बी और डी, जो हमारी विड्थ होगी और जो डेप्थ होगी, एरिया के इक्वेशन से हम लोग विड्थ और डेप्थ की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे हम लोग ट्रेपेजॉइड शेप लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेपेजॉइडल शेप जब हम लोग लेते हैं तो उसमें हम लोग जो विड्थ, जैसे मान लीजिए ये हमारा ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है और ये जो है हमारा विड्थ बी हो गया, ठीक है। और इसकी जो डेप्थ है, सपोज जो इसकी डेप्थ है वो डी होगी, ठीक है।
तो ये अगर हमारा बी है, अगर इसकी विड्थ बी है, तो हमने इसको डिवाइड किया है एक आपका रेक्टेंगल में और दो ट्रायंगल में, ठीक है। तो अगर इसकी विड्थ बी है ट्रेपेजॉइड सेक्शन की, और ये जो ट्रेपेजॉइडल है इसकी डेप्थ डी है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक का विड्थ बी है, तो ये और ये जो होगा दूरी वो भी क्या होगा, बी होगा, ये भी बी है, ठीक है। अगर ये डी है पूरी डेप्थ, तो ये जो होगा वो भी डी होगा, और ये जो होगा वो भी डी होगा, ठीक है। जो इसका साइड स्लोप गिवन होगा, हमको जो भी साइड स्लोप गिवन होगा हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, जैसे मान लीजिए अगर 1 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल अगर हमें दिया हुआ है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 हॉरिजॉन्टल टू 1 वर्टिकल, यानी कि ये डी तो ये भी डी, अगर ये डी तो ये भी डी। अगर यही दिया होगा कि हाफ हॉरिजॉन्टल इज टू 1 वर्टिकल, तो अगर ये डिस्टेंस हमारी डी हो गई वर्टिकल की, तो हॉरिजॉन्टल उसके रिस्पेक्ट में क्या है, 1/2, यानी कि अगर ये डी है तो ये क्या हो गया, d/2, अगर ये डी है तो ये क्या हो गया, d/2। तो फिर जब हम लोग ट्रेपेजॉइड का एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो ट्रेपेजॉइड का एरिया क्या निकालते हैं, ट्रेपेजॉइड का एरिया निकालते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। यही हमारा इक्वेशन होता है एरिया निकालने का ट्रेपेजॉइड सेक्शन का। तो जब हम लोग ट्रेपेजॉइड बनाएंगे, तो ट्रेपेजॉइड का सबसे पहले तो हमको साइड स्लोप भी गिवन होगा, तो वो साइड स्लोप के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, बी और डी की वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, फाइनल एरिया का इक्वेशन निकालेंगे। और एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू हाइट, ठीक। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो भी इक्वेशन हमारा बन के आएगा, उस इक्वेशन से हम लोग किसकी वैल्यू को निकालेंगे, बी और डी की वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। बी की, क्योंकि डी तो हमने ऑलरेडी ट्रायल डेप्थ ले रखा है, तो हमें बी की वैल्यू को मेनली क्या करना होगा, इसमें कैलकुलेट करना होगा। तो जब हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर इसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, इसमें वेटेड पेरीमीटर निकालते हैं। तो सबसे पहले तो स्टेप 4 में हम लोग किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, बी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। डी जो है ट्रायल डेप्थ हमने ऑलरेडी जो है वो ले रखा है, ठीक है। नाउ मूविंग टू स्टेप 5। स्टेप 5, स्टेप 5 में हमें क्या करना है, वेटेड पैरीमीटर निकालना है। फाइंड दी वेटेड पैरीमीटर, और जो वेटेड पैरीमीटर होता है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, PW। तो वेटेड पैरीमीटर अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या निकालनी होगी, टोटल लेंथ। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा कोई ट्रेपेजॉइड सेक्शन है, तो हमें इसकी टोटल लेंथ जो वेटेड होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा वाटर लेवल, तो इसकी जितना भी ये डेप्थ हो गई, ये लेंथ और ये लेंथ, ये टोटल जो होगी हमारी क्या होगी, वेटेड पैरीमीटर। यानी जितना दूर जो है वो हमारा वाटर से वेटेड है, वो हमको टोटल लेंथ जो होगा वो कैलकुलेट करना होगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, ये पूरा हमें लेंथ लेनी होगी, ये पूरी लेंथ लेनी होगी, और ये पूरी लेंथ लेनी होगी। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, वेटेड पैरीमीटर को निकालेंगे, ठीक है। तो स्टेप 5 में हमें क्या करना है, वेटेड पैरीमीटर को निकालना है। फिर स्टेप 6, स्टेप 6 में हमें निकालना है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को हम लोग R से डिनोट करते हैं, और R का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, A बाई एरिया अपॉन वेटेड पैरीमीटर, ठीक है। तो एरिया बाई वेटेड पैरीमीटर से हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की वैल्यू को निकालेंगे। तो ऑलरेडी एरिया हमने क्या किया है, स्टेप 3 से हमने एरिया को फाइंड आउट किया है, और वेटेड पैरीमीटर हमने स्टेप 5 में निकाला है। तो स्टेप 3 से जो एरिया आएगा उसको रख देना है, और स्टेप 5 से जो वेटेड पैरीमीटर आएगा वो रख देना है। तो हमें क्या मिल जाएगी, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ठीक है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को कैलकुलेट करने के बाद अब हमें क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो हमारी फ्लोइंग वेलोसिटी है स्टेप 7 में, जो हमारी फ्लोइंग वेलोसिटी है v, वो हमें कैलकुलेट करनी है। और ये जो हम v की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, वो जो हम वैल्यू निकालते हैं वो कटर्स इक्वेशन का यूज करते हैं इसमें। ये जो हम कटर्स इक्वेशन का यूज करके यहाँ से जो हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, v की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो स्टेप 7 में हम लोग क्या करेंगे, ये v की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो इसमें हमें क्या होगा, s जो हमें स्लोप है वो भी गिवन होगा,
एन की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन होगी, आर हमने हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑलरेडी निकाला है, एस लॉन्गिट्यूडनल स्लोप हमको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, वी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। और जब यहाँ से स्टेप 7 से हम लोग वी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो जो भी हमारी वी की वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो अगर जो है हमारा v बराबर वी नॉट आता है, क्योंकि हमने स्टेप 2 में ही वी नॉट की जो वैल्यू थी वो निकाल लिया था, ठीक है। तो स्टेप 8 में हमें क्या करना है कि इफ v बराबर वी नॉट, अगर v बराबर वी नॉट आएगा तब तो ठीक है, देन ओके। अदरवाइज अगर मान लीजिए v की वैल्यू जो है वो वेरिएट कर रही है वी नॉट से, तो फिर हम क्या करेंगे, ट्रायल डेप्थ जो है हमारा, उस डेप्थ को वापस से फिर स्टेप 1 पे आएंगे, और जो हमारी ट्रायल डेप्थ होगी, जैसे मान लीजिए इनिशियली हमने जो ट्रायल डेप्थ है वो 2 मीटर मानी है, तो फिर हम क्या करेंगे 2.1 मीटर मान के चलेंगे, 2.2 मीटर मान के चलेंगे, और वापस से फिर क्या करेंगे, वही स्टेप 2, 3, 4 कंटिन्यू करते हुए वापस से आएंगे, और v बराबर वी नॉट कंडीशन जब तक हमारी सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी तब तक हमें इस प्रोसीजर को क्या करना है, रिपीट करना है। तो ऐसा में क्या होता है कि हमारा जो ट्रायल डेप्थ होता है, तो ट्रायल डेप्थ अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है तो फिर हमको वापस जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है ट्रायल डेप्थ, और अपना ट्रायल डेप्थ हम खुद से मान के चलते हैं, अगर 2 मीटर मान के चले, तो वापस से फिर हम 2.1 और 2.2 पे वापस से आएंगे, चेक करेंगे, v बराबर वी नॉट जब तक नहीं आएगा तब तक जो है वो हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा टोटल 8 स्टेप इन्वॉल्व हैं कैनेडी मेथड से डिज़ाइन करने में। कल हम लोग इसमें न्यूमेरिकल जो है वो देखेंगे। थैंक यू फॉर